हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग मूलाधिकारों की चर्चा कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स की चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा के दौरान हम आ गए हैं आर्टिकल 22 तक, जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता के अधिकार जो 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक विस्तृत हैं, उसमें हमने 19 को समझ लिया, 20 को समझ लिया, 21 को समझ लिया और आज 22 को समझ रहे हैं। आपको लग रहा होगा हम बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, पर धीमी गति नहीं, यही उचित गति है। आप चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ समझें और उनका मनन भी किया करें, क्योंकि ये चीज़ें केवल और केवल आपकी परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है, आपके निजी जीवन, आपके व्यक्तिगत जीवन का भी एक अहम हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण भाग है। अधिकारों की जब चर्चा करते हैं तो हमको यह पता लगता है कि भारतीय संविधान हमको कितने प्रकार के अधिकार देता है किसी भी राज्य के विरुद्ध या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध के हमारे कोई मौलिक अधिकारों का हनन न कर सके। आज जिस मूलाधिकार की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो गिरफ्तार या निरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों की चर्चा कर रहा है। गिरफ्तार, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या अधिकार होते हैं। यदि आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ ये चीजें हो जाएं तो आपको उस समय अपने अधिकारों का किस प्रकार से प्रयोग करना है और किस प्रकार आप उन कठिन परिस्थितियों में भी अपना बचाव या अपना प्रतिरक्षण कर सकते हैं, अपनी रक्षा आप कर सकते हैं। ये चीज आपको बहुत अच्छे से आज समझनी होगी, देखनी होगी। आर्टिकल 22 बात करता है निरोध व गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या संरक्षण संविधान देता है उसके मौलिक अधिकार के रूप में, और कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता है। निरुद्ध करने का मतलब ये होता है कि एक तो होता है गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना होता है एक, इनका एक लिए कॉमन शब्द प्रयोग होता है हिरासत में लेना। तो हिरासत में जब लिया जाता है तो एक शब्द बन जाता है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी का मतलब आपका होता है कि कोई अपराध किया, उसके बाद गिरफ्तार हुआ, उसके बाद पूरा कोर्ट में मामला चला, दोष सिद्धि हुई, उसके बाद उसको सजा हुई, यानी कि दंड विषयक हुआ, उसको दंड देने संबंधी है, अपराध के बाद की स्थिति है। परंतु निरोध जो होता है, निरुद्ध जब व्यक्ति को किया जाता है तो उस स्थिति में अपराध घटित नहीं हुआ होता है, कोई भी क्राइम नहीं हुआ होता है। होता क्या है कि जब किसी को भी, पुलिस को, शासन को, सरकार को, किसी व्यक्ति को, किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी जब लगता है कि ये सामने वाला व्यक्ति कोई अपराध को अंजाम दे सकता है तो शक के बिना पर उस व्यक्ति को हिरासत में लेना, ये कहलाता है निरोध। यानी अपराध नहीं हुआ पर अपराध होने की संभावना है और अपराध को रोकने के लिए जब किसी व्यक्ति को हिरासत में ले जाता है तो वह कहलाता है आपका निरोध। यहां पर आप देख सकते हैं ये आर्टिकल 22 है, इनके बारे में जो बिल्कुल भाषा लिखी गई है संविधान में वो ऊपर वाली है। आर्टिकल 22 क्या है? निरोध व गिरफ्तारी से संरक्षण। और यहां पर पुस्तकों में जहां देखने के लिए मिलता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। एक बात जो मैंने आपको बता दी वो ये यहां पर क्लियर है कि जब भी गिरफ्तारी, इसको हम हिरासत कह सकते हैं, हिरासत में दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो साधारण रूप से किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और अपराध करने के बारे में या उसके संबंध में दंड विषयक, जब उसको दंड देना है, उसकी दोष सिद्धि या अलग मामले में, कोर्ट के मामले से पूरा जाना है, तो ऐसे मामले में इसको क्या कहा जाएगा? गिरफ्तारी कहा जाएगा। ये एक अलग मामला है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया यहां पर कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा है, उस पर शक है कि भाई वह अपराध कर सकता है, गड़बड़ कर सकता है, वहां जाके बम विस्फोट कर सकता है, किसी को मार सकता है, कोई नृशंस हत्या कर सकता है या कोई भी अपराध वह कर सकता है, तो उस व्यक्ति को शक के बिना पर अपराध को रोकने के लिए जब उसको हिरासत में लिया जाता है तो उसको निवारक निरोध कहा जाता है। ठीक है, ये हिरासत दो प्रकार की, एक साधारण, जब व्यक्ति अपना क्या करता है, अपराध करता है, अपराध करने के बाद उस पर पूरी जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी है, दंड उसको मिलना है, तो साधारण हिरासत। और दूसरी है निवारक, निवारक है ना, निवारक। ये निवारक का क्या मतलब होता है? किसी चीज का निवारण करना, है ना। निवारक मतलब किसी का निवारण करना, प्रॉब्लम को सॉर्ट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, इस सेंस में, यानी कि अपराध हुआ नहीं है ये। तो ये दोनों स्थितियां गिरफ्तारी और हिरासत के अंतर्गत होती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आर्टिकल 22 जो है वो दो भागों में विभक्त है। आर्टिकल 22 का जो भाग ए है वो बात करता है कि जब किसी व्यक्ति को साधारण कानूनों में या दंड विषयक मामलों में जब उसने अपराध कर दिया है या कोई मामला चल रहा है, कोई साधारण कोई कानून है, कानून के मामले, कोई अपराध घटित हो चुका है और उसके बाद पूरी की पूरी इस पे कार्रवाई होनी है, तो ऐसी स्थिति में जब उसको गिरफ्तार किया
लिया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा, तो उसके क्या अधिकार होंगे, ये आर्टिकल 22A में बताया गया है। और जब किसी व्यक्ति को शक के बिना पर उसको निरुद्ध किया जाएगा तो उस निरुद्ध व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, ये आर्टिकल 22 के बी पार्ट में, ख पार्ट में बताया गया है। हम इनको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर ये चीज मैंने आपको बताई दी है। आर्टिकल 22A क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है किसमें, साधारण कानून के तहत, तो उसके क्या अधिकार होंगे। यदि कोई व्यक्ति रामू है और उसको पुलिस गिरफ्तार करने ले आई, किस मामले में, कोई अपराध हुआ है, कोई साधारण मामला है, कोई साधारण कानून है, कोई भी कानून है, ठीक है, यानी कि अपराध हो चुका है और अपराध होने के बाद उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो जब जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, यानी रामू को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में रामू के क्या अधिकार होंगे, ये बात समझनी है। पहला अधिकार क्या कहता है कि गिरफ्तारी का कारण या आधार, है ना, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तारी के समय उस व्यक्ति को उसका कारण बताना होगा कि तुमको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तुमको क्यों हिरासत में लिया जा रहा है, तुमको क्यों हम पकड़ रहे हैं, ये बात, यानी गिरफ्तारी का कारण या आधार उसको बताना होगा, उसका रीजन उसको बताना होगा। दूसरा, जब उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उस गिरफ्तार व्यक्ति का दूसरा अधिकार यह होगा कि वह अपने पसंद के विधि व्यवसायी, है ना, विधि मतलब कानून, व्यवसायी मतलब कारोबार करने वाला। कानून का कारोबार कौन करता है, कानून का कारोबार करते हैं वकील, तो अपनी पसंद के वकील से परामर्श ले सकता है, ये उसका अधिकार है। उसको सलाह मशवरा करना है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, इस प्रॉब्लम में पड़ गया, मैं क्या करूं, तो परामर्श ले सकता है। और प्रतिरक्षा, है ना, प्रतिरक्षा, बचाव, है ना, बचाव कि मैं इस स्थिति से कैसे बचूं, ये विधि व्यवसायी यानी वकील से जानना उसका एक मौलिक अधिकार है आर्टिकल 22A के तहत। ये बात आपको समझनी है। गिरफ्तार होगा तो कारण जानने का अधिकार है, गिरफ्तारी के बाद अपने पसंद के वकील से क्या सलाह लेने का अधिकार है कि क्या सलाह, कैसे करूं, अपनी बचाव कैसे करूं। और तीसरी बात है कि जब वह गिरफ्तार होगा, उस गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर जो मजिस्ट्रेट होते हैं, देखो पुलिस जो रिपोर्ट करती है सबसे पहले जाकर के वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करती है। मजिस्ट्रेट भी 3 प्रकार के हैं हमारे पास, 3 कैटेगरियां हैं, जिसमें JMSC है, JMFC है और आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, CJM जिसको कहते हैं। JMSC मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, द्वितीय श्रेणी न्यायिक अधिकारी। दूसरा होता है JMFC यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, और उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है, CJM होता है, जो मतलब मामले की सुनवाई करते हैं। मजिस्ट्रेट का हिंदी में अर्थ होता है दंडाधिकारी। जज अलग होता है, मजिस्ट्रेट अलग होता है। अगर आपको ऊपर नीचे की बात करनी है तो जो जज होते हैं वो इससे भी ऊपर की श्रेणी में आते हैं, मजिस्ट्रेट थोड़ा नीचे की श्रेणी में आपका आ जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको कारण बताना होगा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेगा, और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट यानी दंडाधिकारी के सामने पेश करना, यह बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है पुलिस के लिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। अब मान लिया कि कोई व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर में अपराध करके आया है, वहीं का रहने वाला है, ठीक है, और वो छुप गया जाके केरला में, यहां से उसका अरेस्ट वारंट जारी हुआ जम्मू कश्मीर से। तो यहां की पुलिस अब उसको जब वहां अरेस्ट करने जाएगी तो अरेस्ट करने गई, ठीक है, चलो चली गई, पर वहां जाके सपोज करो आज सुबह उसको 10 बजे अरेस्ट कर लिया, तो कल सुबह 10 बजे के अंदर तक, है ना, 24 घंटे नियम है कि 24 घंटे के अंदर उसे क्या करना है, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो मतलब आपके कन्याकुमारी से या तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर आने में मान लिया 48 घंटे लगते हैं ट्रेन के, मान लिया 48 घंटे लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में यह कानून बनाया गया है कि 24 घंटे के अंदर पेश कीजिए, जिसमें आपका यात्रा का समय भी ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है, यात्रा का समय ध्यान रखा जाएगा, यानी कि आपको ये भी दिखाना पड़ता है, आप ये इंक्लूडेड नहीं होता है ना, ये इंक्लूडेड नहीं होता है कि 24 घंटे के अंदर यात्रा भी दिखानी जरूरी है। एक सामान्य नियम है कि 24 घंटे के अंदर आप पेश करें। यदि यात्रा का समय लगा है तो आपको बताना पड़ेगा कि यात्रा का समय आपको कहां लगा है। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा ना हो कि पुलिस पकड़ के कूटती रहे 10-15 दिन तक और उसकी कोई सुनवाई भी ना करे, तो इसलिए 24 घंटे का नियम यहां पर बनाया गया है। इन 24 घंटे में यात्रा का समय ऐड नहीं होता है, उसको अलग से काउंट किया जाता है और दिखाना पड़ता है मजिस्ट्रेट साहब को, और बात जेन्युइन होती है तो मतलब मानी भी जाती है, पर पुलिस वाले यहीं पे हेर फेर करते हैं और तोड़ते रहते हैं पकड़ के, ठीक। अच्छा, एक बात है
ये जो मतलब तीनों अधिकार हैं, ये भारतीय नागरिक को हैं, विदेशी नागरिक को इसका कोई भी लाभ नहीं है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब हम आर्टिकल 22B को समझ लेते हैं। 22B जो निवारक निरोध से संबंधित है, यानी किसी व्यक्ति को यदि निरुद्ध किया जाता है तो उस निरुद्ध व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, और अब तक कौन कौन से कानून ऐसे बने हैं जो निवारक निरोध से संबंधित हैं और पहले ही किसी अपराध को रोकने के लिए जरूरी है, जिसमें आपका टाडा आएगा, पोटा आएगा, आपका NSA आएगा, आपका कोफे पोसा आएगा, ठीक है। इस तरह के आपके बहुत सारे 5-6 आपके जो रूल्स, आपके जो कानून हैं, उनके बारे में हम लोग जानना जरूरी है। तो आर्टिकल 22B बात करता है उस व्यक्ति के अधिकारों के बारे में जिसको निवारक निरोध के रूप में या उसको निवारक निरोध के माध्यम से उसको निरुद्ध किया गया है, उसको बंद किया गया है, उसको हिरासत में लिया गया है, उस व्यक्ति के अधिकारों के बारे में। जैसा आप ऊपर लिखा देख रहे हैं 22B, ठीक है। गिरफ्तारी है ना, गिरफ्तारी कैसी, शक के आधार पर गिरफ्तारी जब की जाती है अपराध को रोकने के लिए, यानी अपराध कोई होने वाला है उसको रोकने के लिए। मान लिया मैंने अभी पहले आपको बता दिया, किसी का डर है कि ये जाके चाकू मार सकता है, हत्या कर सकता है, रेप कर सकता है, एसिड अटैक कर सकता है, या ये मतलब किसी को चोट पहुंचा सकता है, या लूट डाल सकता है, डकैती डाल सकता है, बम विस्फोट कर सकता है, कोई भी अपराध ये व्यक्ति घटित कर सकता है और किसी को शक हो गया तो इस आधार पर जो हिरासत में लिया जाता है, इस आधार में जो बंद किया जाता है, वो निवारक निरोध कहलाता है। परंतु जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया जा रहा है, यानी कि जो व्यक्ति शक के दायरे में है, जिसको बंद किया जा रहा है, उसके भी कुछ अधिकार हैं। उन अधिकारों की चर्चा भी 22B के अंतर्गत 3 बिंदुओं में की जा रही है। पहला क्या है कि हिरासत जो हिरासत होगी उसका जो समय होगा वो 3 माह से अधिक नहीं होगा। यानी कि जब किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना होगा तो क्या होगा कि पहले जो कस्टडी होती है, रिमांड जो होती है, वो 15 दिन की होती है मैक्सिमम, है ना। फिर उसको बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, कोर्ट के माध्यम से उसको बढ़ाते रहते हैं। 15 दिन और बढ़ा दिया, 15 दिन और बढ़ा दिया, 15 दिन और बढ़ा दिया, 1 महीना बढ़ा दिया। पर ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 3 महीना हो सकती है। यदि उससे भी ज्यादा उसको बढ़ाना है, 3.5 महीना करना है, 4 महीना करना है, तो एक सलाहकार बोर्ड होता है, वह यदि उचित कारण दे कि भाई इस व्यक्ति को बंद रखना जरूरी है, वो कोई एक सही रीजन दे, है ना, कोर्ट को कि भाई इसको बंद रखना जरूरी है, तभी 3 महीने से ज्यादा होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात समझ में आई आपको। किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के रूप में 3 महीने ही मैक्सिमम बंद रखा जा सकता है। यदि 3 महीने से ज्यादा बंद रखना है तो एक सलाहकार बोर्ड होता है, वह सलाहकार बोर्ड एक रीजन देगा कि इस वजह से इसको ज्यादा बंद रखना जरूरी है। ये बाहर जाते ही फिर बम विस्फोट करेगा, ये बाहर जाते ही फिर लोगों को मारेगा, हमको इंटेल है, ऐसी जानकारी है। तो ऐसी स्थिति में जब सलाहकार बोर्ड जानकारी दे रहा है कि भाई इस व्यक्ति को बंद रखना जरूरी है, तो बंद रखेंगे, ठीक है। और ये जो बोर्ड होता है, इसमें कौन होता है, किसी के घर के चाचा ताऊ नहीं होते हैं। कौन होता है, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। जो हाई कोर्ट होते हैं, जो उच्च न्यायालय होते हैं, है ना, जो राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसके जजेस होते हैं, उसके न्यायाधीश होते हैं। वो लोग बताते हैं कि भाई किस आधार पर इसको और बंद रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। पहला तो ये अधिकार है उस व्यक्ति का कि मैक्सिमम 3 माह ही बंद रख सकते हैं, उससे ज्यादा बंद नहीं रख सकते। दूसरा जो उधर है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, आधार बताना होगा, सामान्य मामलों में या दंड विषयक मामलों में। ऐसा ही यहां करना होगा, अगर किसी को निरोध किया जा रहा है, किसी को बंद किया जा रहा है, तो उसका कारण बताना जरूरी है, ठीक है, उसका कारण बताना जरूरी है। वहां तो 100% जरूरी है, वहां तो बताना ही पड़ेगा। यहां भी ये रूल है कि निरोध का कारण बताना जरूरी है, निरोध का आधार, कि भाई तुमको हम क्यों बंद कर रहे हैं, तुमको हम क्यों हिरासत में रख रहे हैं, जबकि तुमने कुछ किया भी नहीं है। तो ये है, तो बताना होगा कारण। परंतु यदि वह कारण ऐसा है कि सार्वजनिक हित, यानी कि पब्लिक के, देश के हित में जुड़ा हुआ है, सार्वजनिक हित में जुड़ा हुआ है, और अगर हमको लग रहा है कि हम इसको ये चीज बता देंगे कि तुझको हमने क्यों बंद किया है, तो उससे दुनिया का नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सार्वजनिक हित के मामले में बताना भी आवश्यक नहीं है कि तेरे को क्यों बंदी हमने किया है, ठीक है। वहां साधारण मामलों में उसको बताना जरूरी है, चाहे किसी को भी गिरफ्तार किया जाए। परंतु निवारक निरोध में यदि मामला सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ है, पब्लिक के हित से जुड़ा हुआ है, पब्लिक के फायदे के संबंध है, तो उसको बताना जरूरी नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और तीसरी बात है, जिस व्यक्ति का निरोध किया गया है ना, जो निरुद्ध व्यक्ति है, उसका अधिकार यह है कि वह निरोध के विरुद्ध प्रतिवेदन कर सकता है, अपनी मतलब एक प्रत्यावेदन भेज सकता है कि साहब मेरे को छोड़ा जाए, मेरी कोई गलती नहीं है। यह भी उसका एक अधिकार है। तो ये तीनों अधिकार निरुद्ध व्यक्ति को दिए जाते हैं।
एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो ये मैक्सिमम अवधि 3 माह की है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से बिना सलाहकार बोर्ड से पूछे, जो सलाहकार बोर्ड है जिससे ये अवधि तय होती है, बिना उससे पूछे इसको 3 महीने से घटाकर 2 माह कर दिया गया है 1978 में। परंतु क्योंकि सलाहकार बोर्ड से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, ना कोई पूछा गया था, ना कोई सलाह मशवरा लिया गया था, तो 2 महीना होने के बाद भी आज भी ये 2 महीना वाली व्यवस्था नहीं है, आज भी ये 3 माह वाली व्यवस्था ही लागू है। 2 माह वाली व्यवस्था आज भी लागू नहीं हो पाई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम वो कुछ कानून देख लेते हैं जिसमें निवारक निरोध किया जाता है ना, कि जिन मामलों में निवारक निरोध किया जाता है, लोगों को पकड़ा जाता है कि वो अपराध घटित ना कर सकें, वो अपराध ना कर सकें, तो ऐसे कुछ नियम कानून हैं जिनको हमको जानना जरूरी है। सबसे पहला कानून है निवारक निरोध अधिनियम। अधिनियम आप कह लीजिए हिंदी में शुद्ध है, और उर्दू में या लोक भाषा में जो चला आ रहा है वह कानून चला आ रहा है, इसी को इंग्लिश में एक्ट कहते हैं। तो निवारक निरोध अधिनियम जो है सबसे पहले ये बना था, ये 1950 में बना था और 1961 में इसको समाप्त कर दिया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी, ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करेंगे, बस मोटा मोटा आपको उनके सन इत्यादि थोड़ा पता होना जरूरी है, आप जान भी लीजिए। कभी जनरल स्टडीज की क्लास में अलग अलग इन अधिनियमों को देखेंगे, समझेंगे और आपको बताएंगे, ठीक है, अच्छे समझाएंगे। अगला है हमारा यहां पर आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, जिसको मीसा कहा जाता है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल IS सिक्योरिटी A से एक्ट, मीसा बनाया गया था इंटरनल सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए 1971 में, परंतु 1978 आते आते इसको भी समाप्त कर दिया गया 1978 में। ठीक है, ये दोनों के दोनों में क्या कर सकते थे, निवारक निरोध कर सकते, किसी व्यक्ति को मतलब बिना अपराध किए हुए, शक के आधार पर ये व्यक्ति अपराध कर सकता है, तो उस संदर्भ में इन कानूनों के तहत उस व्यक्ति को निरोध किया जा सकता था, बंद किया जा सकता था। अगला है हमारा, ये आज भी लागू है, विदेशी मुद्रा का संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन जो करेंसी है उसके एक्सचेंज, उसका संरक्षण करना है। बहुत लोग हवाला इत्यादि का काम चलता है पूरा, और व्यसन मतलब स्मगलिंग जो है उसके निवारण संबंधी अधिनियम था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोफेपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। सी से कंजर्वेशन, ओ से क्या हो जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ, एफ से फॉरेन, ई से एक्सचेंज, पी से प्रिवेंशन, ओ से ऑफ, उसके बाद एस से क्या हो जाएगा आपका स्मगलिंग, ए से एक्टिविटीज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज। ये एक्ट आपका आया था 1974 में और ये अभी तक चला आ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा के संरक्षण का मामला होता है। बहुत सारे अपराध होते हैं अंतरिक्ष सुरक्षा को प्रभावित करने वाले, धीरे धीरे सारे अपराध आपको हम बताएंगे, समझाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपका ये सबसे तगड़ा कानून है जिसको रासुका कहा जाता है, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको मुख्य नाम उसका क्या है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, ये NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना। ये 1980 में आया था, 1980 में आया था और ये आज तक लागू है। और बहुत ज्यादा जगह ये लगता है हमारे यहाँ पे, जब वेस्टर्न में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तब बहुत सारे लोगों पर, बहुत सारे नेताओं पर ये रासुका लगी थी। बहुत सारे लोग इससे बरी हो चुके हैं और बहुत सारे लोग इसमें फंस भी चुके हैं। अगला है हमारा टाडा का नाम आपने सुना होगा। टाडा ये उसमें था, संजय दत्त जब पकड़े गए थे उसमें उनके घर से हथियार निकले थे, 1993 के बम ब्लास्ट हुए थे, सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे मुंबई में, तो AK-47 वगैरह मिली थी। तो ये बात है कि टाडा के अंतर्गत ही कार्यवाही हुई थी, ठीक है। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, है ना, आतंकवादी और विध्वंसक यानी डिस्ट्रप्टिव, है ना, तो टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, है ना, उसके प्रिवेंशन एक्ट है। टाडा 1985 में आया था और 1985 में इसको समाप्त कर दिया गया। और एक जो अंतिम था, जो आपके संसद के हमले के बाद बनाया गया था, आतंकवाद निवारण अधिनियम, टेररिज्म प्रिवेंशन एक्ट, है ना, ये है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ये पूरा नाम था, पोटा, 2002 में आया था, 2004 में ये था। तो अभी वर्तमान में कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है, कोफेपोसा है अभी, और यही मतलब 2 प्रमुख कानून चले आ रहे हैं जिनके हिसाब से काम चल रहा है। 1-2 कानून और भी हैं पर उनको ज्यादा गंभीरता से आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको 22 तक समझ में आया होगा, कल 23 और 24 समझेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।